तो इस वीडियो में दोस्तों हम थर्मोमेट्री के बारे में बात करेंगे। थर्मोमेट्री क्या होता है दोस्तों? इट इज़ अ साइंस ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर बोल सकते हो आप, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम टेम्परेचर मेजरमेंट के बारे में बात करने वाले हैं। टेम्परेचर को मेजर कैसे करते हैं? तो दोस्तों क्या हम सेंस से मतलब टच करके बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का एग्जैक्ट टेम्परेचर क्या है, मतलब कितना गर्म है या फिर कितना ठंड है? हम सेंस से पता नहीं कर सकते। इसका एक एक्सपेरिमेंट भी आपने क्लास 8 में किया था, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट क्या है? तो सपोज एक पॉट है दोस्तों, एक पॉट में आपको हॉट वाटर लेना है, एक पॉट में आपको कोल्ड वाटर लेना है, और तीसरा जो पॉट है उसके अंदर दोस्तों ये दोनों को मिक्स करके नॉर्मल वाटर बनाना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपका जो राइट हैंड है उसको कोल्ड वाटर में इंसर्ट करिए, लेफ्ट हैंड को हॉट वाटर में इंसर्ट करिए। 2 मिनट के बाद क्या करना है, दोनों हाथ को निकाल के दोस्तों नॉर्मल वाटर में इंसर्ट करना है, ठीक है। अब दोस्तों जो हाथ कोल्ड वाटर से आया है उसको ये पानी गर्म लगेगा, और जो हाथ गर्म पानी से आया है उसको ये पानी ठंडा लगेगा। पानी एक ही है, लेकिन ये हाथ आपको बता रहा है कि ये पानी गर्म है, ये हाथ बता रहा है आपको ये पानी ठंडा है। तो आपका जो सेंस है दोस्तों, ये सेंस गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको, ठीक है। तो आप सेंस का यूज़ नहीं कर सकते टेम्परेचर को बताने के लिए। तो ये तो खैर एक एक्सपेरिमेंट हो गया, और एक एक्सपेरिमेंट आपको करना है तो आपको एक मेटल की चीज़ लेनी है दोस्तों, ठीक है। इस मेटल की चीज़ को आप यहाँ पे टच कीजिए, ये आपको ठंडी महसूस होगी। ये पेपर को टच कीजिए दोस्तों, देखिए ये उतना ठंडा नहीं महसूस हो रहा है। तो क्या ये दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है? दोनों का टेम्परेचर एक ही होगा, ठीक है ना। फिर भी ये ठंडा महसूस हो रहा है, तो आपका जो सेंस है दोस्तों ये आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है। ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप एक चीज़ तो आप समझ गए हो कि आपका जो सेंस है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन देता है टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी। वो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है दोस्तों? थर्मामीटर, ठीक है। सो फॉर द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर वन इंस्ट्रूमेंट इज यूज, दैट इज कॉल्ड एज थर्मामीटर। थर्मामीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो दोस्तों ये थर्मामीटर होता कैसा है, इसका हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। तो दोस्तों ये डायग्राम है थर्मामीटर की, ठीक है। ये दोस्तों ग्लास का बना होता है, इसके अंदर दोस्तों एक ग्लास ट्यूब होती है छोटी सी, जिसके अंदर वैक्यूम होता है, मतलब कोई एयर नहीं होती है। और यहाँ पे एक बल्ब होता है जिसके अंदर ये जो रेड कलर की चीज़ है ये मर्क्यूरी है, ओके। इसके अंदर मर्क्यूरी होती है, और ये ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, ये मेटल कैप होती है। जिस चीज़ का आपको दोस्तों टेम्परेचर मेजर करना है वो चीज़ आपको इस मेटल के कॉन्टैक्ट में लानी होती है, ओके। जैसे कि आपको किसी वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है तो वो वाटर आपको इसके कॉन्टैक्ट में लाना होगा। तो मान लेते हैं कि आपको इस वाटर का टेम्परेचर मेजर करना है, जो कि बहुत ही गर्म पानी है, ओके। इसका आपको टेम्परेचर मेजर करना है, तो आपको क्या करना होगा कि थर्मोमीटर जो है वो पानी में इंसर्ट करना होगा, ठीक है। अब ये पानी को हम बोलते हैं दोस्तों, ये एक ऑब्जेक्ट है ए, ओके। ये मर्क्यूरी जो है इसको हम बोलेंगे बी, और ये जो मेटल कैप है, मेटल कैप को हम यहाँ पे बोलते हैं सी, ठीक है। जैसे कि दोस्तों पानी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, और ये मेटल कैप ठंडी थी पहले, इंसर्ट करने से पहले ठंडी थी, तो इंसर्ट करने के बाद क्या होगा कि ये पानी की जो एनर्जी है वो इसको ट्रांसफर हो जाएगी, मतलब हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होने वाली है, ओके। हीट यहाँ से ट्रांसफर होगी इधर, एनर्जी इधर ट्रांसफर होगी, तो मेटल कैप का भी टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, ओके। जैसे ही मेटल कैप का टेम्परेचर बढ़ता है दोस्तों, वैसे क्या होगा, इस मर्क्यूरी का टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू होगा। मर्क्यूरी जो है मेटल के कॉन्टैक्ट में है यहाँ पर, ओके। तो जैसे ही दोस्तों मर्क्यूरी का टेम्परेचर बढ़ता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपांड करती है। इसके बारे में दोस्तों हम बाद में बात करने वाले हैं, ओके। तो यहाँ पर जो मर्क्यूरी है दोस्तों, इस मर्क्यूरी का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये एक्सपांड करेगा, मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसका अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा दोस्तों, तो ये क्या करेगी, ये राइज करना शुरू करेगी, इस ट्यूब के अंदर राइज करना शुरू करेगी, ओके। तो ये प्रोसेस कब तक चलेगी? जब तक दोस्तों ये ए और सी, मतलब ये पानी और ये मेटल कैप थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाते, मतलब इनका टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, तब तक ये प्रोसेस चलेगी। और सी और बी का टेम्परेचर जब तक सेम नहीं हो जाता, ठीक है। मतलब जब ए और सी का टेम्परेचर सेम होगा और सी और बी का टेम्परेचर सेम होगा, तब तक ये प्रोसेस चलेगी। और जब ए सी और बी का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, तब ये जा करके यहाँ पर रुक जाएगा, कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो जब ये रुक जाएगा, ये कब रुकने वाला है दोस्तों? जब ए का और सी का टेम्परेचर सेम होगा और सी का और बी का टेम्परेचर सेम होगा, तब ये जाकर यहाँ पे रुक जाएगा, और यहाँ पे होता है मार्किंग जो आपको इसका एग्जैक्ट टेम्परेचर बता देगा, ओके। तो दोस्तों ये जो थर्मामीटर है इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे ये वर्क होता है, उसको हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो दोस्तों ये वर्किंग प्रिंसिपल जो है थर्मामीटर का, वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। जीरोथ लॉ, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में पहले दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आया, फिर इस वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डाउट्स निकले थे बहुत सारे, ठीक है। तो फिर एक यहाँ पे लॉ इंट्रोड्यूस करना पड़ा जिसको कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं, ओके। और ये वर्किंग प्रिंसिपल है थर्मोमीटर का। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसको सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं। तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देखिए दोस्तों, इफ़ ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, देन ए एंड बी आर ऑल्सो म्यूचुअली इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। इफ़ ए एंड बी आर सेपरेटली इन थर्मल इक्विलिब्रियम विथ सी, मतलब ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और सी यहाँ पर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, और बी और सी भी अलग से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब इनका टेम्परेचर सेम है, और बी और सी
थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो इनका टेम्परेचर भी सेम है। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी आर ऑल्सो म्यूचुअली इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ए और बी जो है वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, मतलब उनका टेम्परेचर भी सेम होगा। तो आप बोलोगे दोस्तों कि इसमें क्या बड़ी बात है, इफ़ ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू बी हो सकता है। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है दोस्तों। जैसे जैसे आप पढ़ते जाओगे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो लॉ है वो क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि इस लॉ के बेसिस पर इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, सी को हमने क्या बोला है, मेटल क्या बोला है, ए को हमने पानी बोला है और बी को हमने मर्क्यूरी बोला है। तो इस मर्क्यूरी का और इस पानी का टेम्परेचर सेम है। हम किस बेसिस पर बोल सकते हैं, हम इस बेसिस पर बोल सकते हैं क्योंकि सी का और ए का टेम्परेचर सेम है और सी का और बी का टेम्परेचर भी सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि बी का और ए का टेम्परेचर सेम होगा। ठीक है, इसको दोस्तों प्रूव किया है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर। उसके लिए आपको दो कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ने होंगे। पहला कंसेप्ट है, एक वॉल होती है जो कि हम इस कन्वेंशन से दिखाते हैं। ठीक है, इस वॉल को बोला जाता है दोस्तों एडियाबैटिक वॉल। ओके, एडियाबैटिक वॉल मतलब ये थर्माकोल या फिर वुड की इंसुलेशन वॉल होती है, वुड की बनी हुई होती है। इसके अक्रॉस हीट को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी। ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ पे कंसेप्ट पढ़ना है, एक ऐसी वॉल है जो कि डायथर्मिक वॉल होती है। डायथर्मिक वॉल मतलब कॉपर की बनी हुई होती है और ये अच्छा हीट कंडक्शन होता है इसके अंदर, तो इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफ़र होगी। इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी लेकिन इसके अक्रॉस हीट ट्रांसफ़र होगी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट ए है दोस्तों, यहाँ पर बी ऑब्जेक्ट है। ये ए और सी और बी और सी के बीच में जो वॉल है वो डायथर्मिक वॉल है। वो कौन सी वॉल है दोस्तों, डायथर्मिक वॉल है। मतलब ए और सी के बीच हीट ट्रांसफर होगी, बी और सी के बीच हीट ट्रांसफर होगी। लेकिन ए और बी के बीच कौन सी वॉल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल है। एडियाबैटिक वॉल मतलब क्या, ये थर्माकोल की बनी हुई है, मतलब ए और बी के बीच में यहाँ पे हीट ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए हम यहाँ पे एडियाबैटिक वॉल दिखाते हैं एक। तो आपको तीन सिस्टम कुछ इस तरीके से रखनी है दोस्तों। ठीक है, तो जब आप ऐसे रखोगे दोस्तों, यहाँ से हीट ट्रांसफर होगा तो ए और सी क्या होगा यहाँ पे दोस्तों, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे थोड़ी देर के बाद, क्योंकि यहाँ से हीट ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ से भी हीट ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि ये डायथर्मिक वॉल है। तो बी और सी भी क्या होंगे दोस्तों, थोड़ी देर के बाद थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इसके हिसाब से ए और बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो इसको हम प्रूव कैसे करेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जब ये ए और सी और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए होंगे तब हम यहाँ पे ये वॉल को रिमूव करेंगे। ये एडियाबैटिक वॉल जो है इसको हम रिमूव करेंगे, बाहर निकालेंगे। ठीक है, तब इन दोनों के बीच कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये प्रूफ है दोस्तों कि ए और बी भी जो है ये थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए हैं। ओके, तो अभी तक दोस्तों जो मैंने पढ़ाया वो लॉजिकल है। ठीक है, आप बोलोगे ये हमें पता है, सिर्फ एग्जाम में लिखना है आपको। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मोमीटर क्या होगा, ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। और थर्मोमीटर का अगर कंस्ट्रक्शन आपको पूछना है तो वो कंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिखाना होगा। ठीक है, आपके टेक्स्ट बुक में दोस्तों ये एडियाबैटिक वॉल, डायथर्मिक वॉल ये सब दिया हुआ है, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, नहीं तो सिर्फ जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके, अब दोस्तों बात करते हैं कि टेम्परेचर स्केल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें टेम्परेचर स्केल होनी ज़रूरी है। जैसे कि लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास लेंथ स्केल है, ये सेंटीमीटर स्केल है, मीटर स्केल होती है, आपके पास फीट स्केल होती है। ठीक है, वैसे दोस्तों टेम्परेचर मेजर करने के लिए स्केल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम टेम्परेचर स्केल को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और कौन कौन से टेम्परेचर स्केल हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि लेंथ स्केल कौन कौन से है दोस्तों, लेंथ को मेजर करने के लिए कौन कौन से स्केल अवेलेबल है हमारे पास दोस्तों, यहाँ पे मीटर स्केल अवेलेबल है, फिर फीट स्केल है, जैसे कि यार्ड स्केल है। ये अलग अलग टाइप के स्केल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जिसको हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, वैसे ही दोस्तों टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग अलग स्केल्स हैं, जैसे कि सेल्सियस स्केल हुआ, ओके, फिर फ़ारेनहाइट स्केल हुआ, फिर केल्विन स्केल हुआ। ठीक है, ये अलग अलग स्केल्स हैं दोस्तों जिसको कि हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये टेम्परेचर स्केल कंस्ट्रक्ट कैसे की जाती है इसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए दोस्तों ये लेंथ स्केल कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है इसके बारे में हम पहले समझते हैं। तो सपोज़ ये मीटर स्केल कंस्ट्रक्ट करनी थी। ओके, ये मीटर स्केल कंस्ट्रक्ट कैसे की है दोस्तों ये वर्ल्ड ने, इसके लिए 2 पॉइंट्स फिक्स किए गए हैं। ओके, तो सपोज़ एज्यूम करते हैं हम कि यहाँ पर एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर फिक्स किए गए हैं और इसको 1 मीटर बोला गया है। ठीक है, पूरे वर्ल्ड ने एज्यूम किया है कि ये 2 पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 1 मीटर होगा। ठीक है, तो मीटर स्केल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है हमें। वैसे ही दोस्तों टेम्परेचर को मेजर करने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होगी। ये 2 पॉइंट्स कहाँ से लोगे, ये तो हमने स्पेस में लिए थे क्योंकि हमें लेंथ मेजर करनी थी। तो ये टेम्परेचर मेजर करने के लिए 2 पॉइंट्स आप कहाँ से लाओगे, तो पहला पॉइंट दोस्तों हमने एज्यूम किया है जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर जिस पॉइंट पे फ्रीज होता है उसको हम एक पॉइंट कंसिडर करेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, बॉइलिंग पॉइंट
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर जिस पॉइंट पे बॉईल होता है उसको हमने दूसरा पॉइंट कंसिडर किया है, ठीक है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम कंसिडर करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब जैसे लेंथ मेजर करने के लिए इसको हमने नंबर दिया था दोस्तों, हमने इसको 0 बोला था, इसको हमने बोला था 1 मीटर, या फिर इसको हमने बोला था 0, इसको हमने बोला था 100 सेंटीमीटर, ओके। जैसे हमने इसको 2 नंबर्स असाइन किए थे, तो यहाँ पे भी दोस्तों हमें 2 नंबर्स असाइन करने होंगे। तो सेल्सियस स्केल जो है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो सेल्सियस स्केल है उसके लिए हमने फ्रीजिंग पॉइंट को 0 नंबर असाइन किया है, ठीक है। तो इसको 0 डिग्री सेल्सियस बोलेंगे हम। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको दोस्तों हमने सेल्सियस स्केल के अंदर 100 नंबर असाइन किया हुआ है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस हुआ। लेकिन जो दोस्तों फ़ारेनहीट स्केल है जिसको कि डॉक्टर यूज़ करते हैं, ओके, तो ये जो फ़ारेनहीट स्केल है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो फ़ारेनहीट स्केल है, तो इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट को दोस्तों हमने 32 नंबर असाइन किया है। मतलब ये 32 डिग्री फ़ारेनहीट पे प्योर वाटर फ्रीज़ हो जाएगा। और इसको दोस्तों हमने, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है इसको हमने 212 नंबर असाइन किया हुआ है। तो 212 डिग्री फ़ारेनहीट पर पानी जो है वो बॉईल करने लगेगा, प्योर वाटर, ठीक है। केल्विन स्केल, एब्सोल्यूट स्केल बोलते हैं इसको दोस्तों हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सेल्सियस और फ़ारेनहीट स्केल हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, ओके। सेल्सियस स्केल में दोस्तों जो टेम्परेचर हम मेजर करेंगे वो TC से दिखाएंगे हम, और फ़ारेनहीट स्केल में जो टेम्परेचर हम मेजर करते हैं वो TF से दिखाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल और टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट स्केल, इन दोनों के बीच एक रिलेशन है जो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। वो रिलेशन क्या है, देखिए दोस्तों, TF इज इक्वल टू 9/5 TC + 32। ये रिलेशन आपको याद करना है। चेक करते हैं दोस्तों ये रिलेशन करेक्ट है कि नहीं। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहीट आता है कि नहीं, ये एक ही पॉइंट का टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, तो यहाँ पे 0 पुट करने पर ये 0 आ जाएगा और TF क्या होगा, 32 आ जाएगा। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहीट, ये करेक्ट है। यहाँ पर पुट करते हैं दोस्तों हम 100 पुट करने पर क्या ये आंसर 212 आता है क्या, चेक करते हैं हम। देखिए यहाँ पर 100 पुट करने पर क्या होगा, ये 9/5 इंटू 100 + 32, ठीक है। ये होगा यहाँ पे 20 इंटू 9 180, 180 + 32 क्या होगा दोस्तों, ये 212 डिग्री फ़ारेनहीट आ जाएगा, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है दोस्तों, ये 212 डिग्री फ़ारेनहीट होता है। मतलब ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पे कन्वर्जन का लिखा हुआ है दोस्तों, ये करेक्ट है फॉर्मूला है, ठीक है। दोस्तों ये TF और TC के बीच हम यहाँ पे ग्राफ निकालते हैं। ग्राफ कैसे आएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो y एक्सिस है उसके ऊपर हम यहाँ पे TF, टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट स्केल यूज़ करेंगे, और जो x एक्सिस है वहाँ पर दोस्तों हम TC यूज़ करेंगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें पता है दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस मतलब कितने डिग्री फ़ारेनहीट, 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस होगा इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहीट। तो पहला पॉइंट देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर TF की वैल्यू होती है 32, ओके। तो पहला पॉइंट आपको यहाँ पे मिल चुका है। दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, जब ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब यहाँ पर देखिए ये 100 डिग्री सेल्सियस है, तब TF की वैल्यू कितनी है, 212 हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं। ऊपर जगह नहीं तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये 212 डिग्री फ़ारेनहीट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेगा दोस्तों, देखिए दूसरा पॉइंट आपको 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू वॉट, 212 डिग्री फ़ारेनहीट, ओके। तो ये जो स्केल है दोस्तों, देखिए ये स्केल कुछ इस तरीके से ग्राफ बनाती है, ओके। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहीट, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 डिग्री फ़ारेनहीट। तो यहाँ से किसी भी टेम्परेचर के लिए दोस्तों, किसी भी टेम्परेचर के लिए, मान लेते हैं यहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस है, इसके लिए आप TF की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। ये TC अगर 50 डिग्री सेल्सियस है तो TF की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो आराम से, ओके। स्केल कंस्ट्रक्ट करने के लिए दोस्तों ये जो 0 से लेकर 100 तक है सेल्सियस स्केल, इसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और एक पार्ट को 1 डिग्री सेल्सियस हम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो 32 डिग्री फ़ारेनहीट से लेके 212 डिग्री फ़ारेनहीट है, इस स्केल को 180 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, और एक पार्ट को 1 डिग्री फ़ारेनहीट बोला जाता है, ओके। अब जैसे कि दोस्तों आपको ये रिलेशन पता चल चुका है TF और TC के बीच, तो आप इसके ऊपर एग्जाम्पल्स आराम से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो सॉल्व एग्जाम्पल देखिए पेज नंबर 117 के ऊपर 2 एग्जाम्पल्स है, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल नंबर देखिए दोस्तों 7.1, एवरेज रूम टेम्परेचर ऑन अ नॉर्मल डे इज़ 27 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल दिया गया है, कितना है दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज़ द रूम टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट। तो आपको यहाँ पे TF फाइंड आउट करना है, टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहीट। तो इन दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता है दोस्तों, TF इज इक्वल टू वॉट, 9/5 TC + 32। तो सिंपली आपको यहाँ पे दोस्तों ये 27 डिग्री पुट करना है, और ये TF की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, देखिए ये 80.6 डिग्री फ़ारेनहीट आ रहा है, चेक करिए सिर्फ, ठीक है। उसके अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों, एग्जांपल नंबर 7.2, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इन फ़ारेनहीट इज़ 98.4 डिग्रीज
फ़ारेनहाइट, ठीक है। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल दिया गया है। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हमारा बॉडी का वो 98.4 होता है। ये 98.4 डिग्री सेल्सियस नहीं है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है। तो नॉर्मल हमारा जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा उसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। तो टी सी हमें फाइंड आउट करना है, तो टी एफ और टी सी के बीच का रिलेशन यूज़ करना है सिंपली, और आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टी एफ कितना है दोस्तों, देखिए टी एफ इज़ इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32। तो यहाँ पे सिंपली आपको पुट करना है दोस्तों टी एफ की वैल्यू। टी एफ 98.4 इज इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32। तो सबसे पहले इस 32 को इधर लेके आना होगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब 98.4 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 टी सी। सो 98.4 माइनस 32 ये कितना होगा दोस्तों, ये आपको मिल रहा है देखिए 66.4। ओके, अब ये 5 अगर इधर आएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, 9 इधर आएगा तो ये डिवीजन में चला जाएगा, डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पे टीसी का जो वैल्यू है उसको आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। टीसी कितना आ रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ये आ रहा है 36.88, ठीक है, इसके अराउंड होगा ये डिग्री सेल्सियस। मतलब हमारा जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है दोस्तों, 36.88, मतलब अराउंड 37 डिग्रीज होता है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो टेम्परेचर मेजरमेंट का पार्ट है वो अराउंड 60-70% खत्म हो चुका है, ठीक है। इसका अगला पार्ट दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।